पिछले हिस्से में हमने देखा था कि गियो और तांजीरो ने अकाजा को तो हरा दिया, पर वो खुद भी बुरी तरह जख्मी थे। बिल्कुल, और वो सोच ही रहे थे कि अब अपर मून से कैसे निपटा जाए, तभी उन्हें वो चौंकाने वाली खबर मिली कि शिनोबु, कनाओ और इनुस्के ने मिलकर अपर मून 2 डोमा को खत्म कर दिया है। एक बहुत बड़ी जीत थी वो। सही कहा। तो आज हम ठीक यहीं से कहानी को आगे बढ़ाएंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं इस रोमांचक सफर को। तो सबसे पहले मित्सूरी और ओबनाई। मित्सूरी अपनी तेज नजरों से नाकीमे को स्पॉट कर लेती है। ये वही बीवा बजाने वाली डेमन है। हाँ, जो सबको भटका रही थी, पूरे कैसल को अपनी उंगलियों पर नचा रही थी। ओबनाई उसे देखते ही पहचान लेता है। कहता है ये अपर मून 4 है, लेकिन साथ ही ये भी जोड़ता है कि ये सिर्फ एक रिप्लेसमेंट है। सही, असली वाली को तो मुइचिरो पहले ही निपटा चुका था। खैर, मित्सूरी इस वक्त बहुत जोश में है। शिनोबु का बलिदान उसके जहन में ताज़ा है। हाँ, वो सोचती है कि शिनोबु ने अपनी जान दे दी तो अब उसे भी कुछ करना होगा। ये जिम्मेदारी का एहसास था। बिल्कुल, और इसी जोश में वो अपनी लव ब्रीदिंग का इस्तेमाल करके नाकीमे पर हमला कर देती है। लेकिन यही नाकीमे की असली ताकत सामने आती है। वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ती, उसका हथियार है ये कैसल। हाँ, जैसे ही मित्सुरी का अटैक आता है, नाकीमे बस अपनी बीवा बजाती है और फट से मित्सुरी के सामने एक दीवार। ओह, तो हमला बेकार गया। बिल्कुल बेकार। मित्सुरी सीधा दीवार से टकराई और जाहिर है ओबनाई के सामने थोड़ी शर्मिंदा भी हुई होगी। हाँ, वो थोड़ा ऑकवर्ड मोमेंट था। ओबनाई ने फौरन उसे संभाला, गिरने से बचाया। और चेतावनी भी दी कि दुश्मन को कम मत समझो, सावधान रहो। मित्सुरी को भी शायद लगा होगा कि उसने थोड़ी जल्दबाजी कर दी। और नाकीमे रुकी नहीं, वो लगातार कैसल को बदलती रही। कभी फर्श गायब, कभी छत नीचे। हाँ, ये तो बहुत कंफ्यूजिंग रहा होगा। मतलब लड़ने वाले का ध्यान ही भटक जाए। यही तो उसकी स्ट्रैटेजी थी, योद्धाओं को थकाना, उन्हें अस्थिर करना। लेकिन यहाँ मित्सुरी की जो फ्लेक्सिबिलिटी है और ओबनाई की फुर्ती, वो काम आई। हाँ, मित्सुरी का शरीर तो रबर जैसा है। हाँ, और ओबनाई की मूवमेंट सांप जैसी तेज। वो किसी तरह बचते रहे। एक बार तो नाकीमे ने मित्सुरी के नीचे का फर्श ही ऊपर छत की तरफ धकेल दिया था, तेजी से। हाँ, वो बाल बाल बची। इससे पता चलता है कि नाकीमे का कंट्रोल कितना खतरनाक था। वो पूरे माहौल को ये हथियार बना सकती थी। बिल्कुल। मित्सुरी ने फिर हमला करने की कोशिश की। लेकिन इस बार नाकीमे ने एक खिड़की खोल दी और मित्सुरी नीचे कहीं और जा गिरी। अच्छा, तो मित्सुरी के गिरते ही ओबनाई ने मोर्चा संभाला होगा। फौरन उसने अपनी स्नेक ब्रीदिंग सेकंड फॉर्म यूज की, स्मॉल स्नेक्स पॉइजन फैंग। स्क्रिप्ट में यही नाम है ना? हाँ, ये वो तकनीक है जिसमें तलवार एकदम सांप की तरह लहरा कर हमला करती है ना? बिल्कुल, एकदम अप्रत्याशित एंगल से, बिजली की तेजी से। ये हमला इतना सटीक था कि नाकीमे का गला काट सकता था। पर ठीक तलवार लगने से पहले नाकीमे ने फिर बीवा बजाई और खुद को वहां से हटा लिया। कैसल का वो हिस्सा ही बदल गया। ओबनाई का वार हवा में गया। मतलब उसे सीधे हिट करना बहुत मुश्किल था। जब तक उसकी कैसल मैनिपुलेशन को ना रोका जाए, तब तक तो हाँ, वो दोनों एक तरह से फंस गए थे। तो ये तो हुई मित्सुरी और ओबानाई की बात। अच्छा, दूसरी तरफ क्या चल रहा था? हाँ, दूसरी तरफ कैसल में कहीं और ग्योमे और मुइचिरो आगे बढ़ रहे थे। उन्हें लग रहा था कि वो मुजान के करीब पहुंच रहे हैं। लेकिन नाकीमे की नजर तो सब पर थी। बिल्कुल। जैसे ही वो आगे बढ़े, अचानक एक दीवार प्रकट हुई और सीधा मुइचिरो से टकराई। अरे! टक्कर जोरदार थी। मुइचिरो उछलकर एक बिल्कुल अलग कमरे में जा गिरा और इस तरह ग्योमे और मुइचिरो अलग हो गए। ग्योमे आगे निकल गया और मुइचिरो अकेला रह गया। हाँ, एक अनजान कमरे में, और उस कमरे में कोई पहले से मौजूद था। कौन? अपर मून 1 कोकोशिबो। बाप रे! मतलब सीधा सबसे बड़े दुश्मन के सामने। एग्जैक्टली। डीमन स्लेयर कॉर्प्स का सबसे बड़ा खतरा मुजान के बाद। कोकोशिबो ने मुइचिरो को देखा और क्या कहा? उसकी पहली लाइन थी, तुम कुछ जाने पहचाने से लगते हो। और मुइचिरो का क्या रिएक्शन था? डर गया होगा बुरी तरह। उसके तो रोंगटे खड़े हो गए। जैसे ही उसे एहसास हुआ कि ये अपर मून 1 है, डर ने उसे जकड़ लिया। ये वो पल था जिससे हर स्लेयर डरता है। कोकोशिबो के पास ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड की ताकत है। वो मुइचिरो के शरीर को अंदर तक देख सकता था। अच्छा, मतलब मांसपेशियां, खून का बहाव, सब कुछ। हाँ, सब कुछ। वो मुइचिरो को देखकर सोचता है कि इस लड़के में कुछ खास है। उधर मुइचिरो कोकोशिबो के प्रेजेंस से ही हिल गया था। उसे लगा होगा कि ये डेमन बाकियों से बिल्कुल अलग है। हाँ, उसकी ताकत का अंदाजा लगाना नामुमकिन था। सिर्फ उसकी मौजूदगी ही बहुत शाही और डरावनी थी। और मुइचिरो ने यह भी नोटिस किया कि उसके पास तलवार है।
डेमन स्लेयर्स जैसी। हाँ, इससे उसने अंदाजा लगाया कि ये शायद इंसान रहते हुए डेमन स्लेयर था। ये ख्याल आते ही तो मूचिरो के हाथ कांपने लगे होंगे। बिल्कुल। उसके मन में पहली बार शक आया, क्या मैं इसे हरा पाऊंगा? उसका शरीर लड़ने से हिचक रहा था। फिर कोकोशिबो ने उसका नाम पूछा। मुइचिरो ने कांपती आवाज में कहा, तोकीतो मुइचिरो। तो कितो नाम सुनकर कोकुशिबो ने क्या कहा? वो कुछ सोचा, फिर बोला, तो त्सुगीकुनी नाम अब बाकी नहीं रहा। सुगीकुनी। मुइचिरो को समझ आया होगा ये। नहीं, वो हैरान था। कोकोशिबो ने बताया कि ये एक महान सरनेम था। और फिर उसने कहा, जब मैं इंसान था मेरा नाम मिचिकात्सु त्सुगीकुनी था। मिचिकात्सु त्सुगीकुनी, ये तो योरिची का भाई था। सन ब्रीदिंग वाले योरिची का जुड़वा भाई। हाँ, और इसके बाद आया कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट। क्या? कोकोशिबो ने मुइचिरो को बताया, तुम मेरे वंशज हो। क्या मतलब मुइचिरो कोकुशिबो का डिसेंडेंट है? हाँ, डीमन बनने से पहले कोकोशिबो के परिवार की जो पीढ़ियां आगे चली, उन्हीं में मुइचिरो का जन्म हुआ। ओह माय गॉड, मुइचिरो का क्या रिएक्शन था ये सुनकर? वो तो सन्न रह गया होगा। बिल्कुल, यकीन ही नहीं हुआ होगा उसे। वो इतिहास के सबसे ताकतवर अपर मून का वंशज है। दिमाग घूम गया होगा उसका। पर वो हशीरा है। हाँ, उसने खुद को संभाला बहुत जल्दी। उसने सोचा, इस सच से अभी कोई फर्क नहीं पड़ता, ये मेरा दुश्मन है। उसने अपनी भावनाओं को काबू किया और तलवार पर हाथ रखा। कोकोशिबो ये देख के इम्प्रेस हुआ होगा। बहुत, कि इतनी बड़ी बात जानकर भी लड़का इतनी जल्दी शांत हो गया और लड़ने को तैयार है। वो मन ही मन सोचता है, शायद यही त्सुगुकुनी खून की निशानी है। ये तारीफ भी थी और शायद अपने ही अतीत की एक झलक भी। और फिर मुइचिरो ने हमला किया। हाँ, मिस्ट ब्रीदिंग सेकेंड फॉर्म, 8 लेयर्ड मिस्ट, धुंध की परतें बनाई। लेकिन कोकोशिबो आसानी से बच निकला, पर उसने तकनीक की तारीफ की। फिर मुइचिरो ने 5th फॉर्म यूज किया, सी ऑफ क्लाउडेड मिस्ट, घना कोहरा फैलाया। वो भी कोकोशिबो ने डॉज कर लिया। हाँ, बड़ी आसानी से, जैसे उसे पहले से पता हो। उसका अनुभव और ट्रांसपेरेंट वर्ल्ड उसे बहुत आगे रखते थे। उसने मुइचिरो की उम्र करीब 14 साल कहा कि इस उम्र में ऐसी तलवारबाजी और मेंटल स्ट्रेंथ गजब की है। फिर उसने कहा, तुम्हारा खून आज भी जिंदा है। इस पर मुइचिरो का जवाब क्या था? जवाब आया एक्शन से। उसने अपना डेमन स्लेयर मार्क अनलॉक किया। ओह, वो निशान चेहरे पर जो ताकत बढ़ा देता है। हाँ, और मार्क के साथ उसने कहा, भले ही मैं तुम्हारा वंशज हूं, पर इतने सालों बाद तुम्हारे डेमन खून की एक बूंद भी मेरे अंदर नहीं है। वाह, कोकोशिबो हैरान हुआ होगा मार्क देखकर। हाँ, कि इतने समय बाद किसी ने मार्क अनलॉक किया है। मार्क के साथ मुइचिरो ने फिर हमला किया होगा। हाँ, अपनी सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक, मिस्ट ब्रीदिंग 7th फॉर्म, हेज। ये लगभग अदृश्य हमला था, बहुत तेज, बहुत स्मूथ। लेकिन कोकोशिबो को फिर भी नहीं छू पाया। अब कोकोशिबो सीरियस हो गया होगा। बिल्कुल, अब खेल खत्म। कोकोशिबो ने पहली बार अपनी तलवार निकाली, वो अजीब सी मांस जैसी दिखने वाली तलवार। और एक ही पल में, पलक झपकने से भी कम समय में, उसने मुइचिरो का एक हाथ काट दिया। क्या? सीधा हाथ काट दिया? मुइचिरो का क्या हाल हुआ होगा? दर्द और सदमे से कांप गया वो। पर सबसे बड़ा शौक उसे ये लगा कि कोकोशिबो ने भी ब्रीदिंग स्टाइल यूज की, मून ब्रीदिंग। उसने सोचा ही नहीं था कि डीमन भी ब्रीदिंग यूज कर सकते हैं। पर मुइचिरो ने हार नहीं मानी होगी। नहीं, भयानक दर्द के बावजूद उसने फौरन अपने कटे हाथ के घाव को यूनिफॉर्म से बांधा, खून रोकने के लिए। और फिर एक हाथ से दोबारा हमला कर दिया। गजब की इच्छा शक्ति। लेकिन कोकोशिबो के सामने बेकार थी वो कोशिश। उसने आसानी से मुइचिरो की तलवार रोकी। और फिर उसने मुइचिरो की ही तलवार छीनकर उसी के सीने में घोंप दी और उसे पास के खंबे पर टांग दिया। ओह नो, मतलब मुइचिरो पूरी तरह बेबस। हाँ, और तब कोकोशिबो ने उसे वो ऑफर दिया, डेमन बनने का। हाँ, कहा, मैं तुम्हें डीमन बना सकता हूँ, मिचिकात्सु के वंशज। तुम्हारा हाथ वापस आ जाएगा, तुम्हारा टैलेंट बर्बाद नहीं होगा, तुम अपर मून बन सकते हो, मुजान तुम्हें स्वीकार कर लेंगे, तो किसी से डरने की जरूरत नहीं। क्या ये सच में तारीफ थी या सिर्फ? कहना मुश्किल है, शायद दोनों का मिक्सचर, या शायद सिर्फ अपने जैसा बनाने की इच्छा। मुइचिरो खंबे पर टंगा दर्द झेल रहा था, तभी कमरे में कौन आया? गेनिया शिनाजुगावा, सानिमी का छोटा भाई। उसने कोकोशिबो को देखा और गन तान दी। हाँ, पीछे से शॉटगन तान दी। लेकिन लेकिन इससे पहले कि वो ट्रिगर दबाता,
कोकोशिबो एक पल में उसके ठीक पीछे था और फुसफुसाया, क्या तुमने अभी अभी सही कहा? और गेनिया? केनिया जम गया। उसे एहसास हुआ कि गोली चलाने से पहले ही कोकोशिबो ने उसका बंदूक वाला हाथ काट दिया है। हे भगवान, मुइचिरो ये देखकर और डर गया होगा। हाँ, पर गेनिया की हालत तो पूछो मत। फिर भी उसने तलवार निकाली, हमला करने की कोशिश की और कोकोशिबो ने उसका दूसरा हाथ भी काट दिया। गेनिया जमीन पर गिर गया, खून बहने लगा। और तभी गेनिया को वो भयानक एहसास हुआ हाँ, कि कोकोशिबो ने सिर्फ हाथ नहीं काटे, उसने गेनिया के शरीर को लंबाई में बीच से आधा काट दिया था। क्या? आधा काट दिया? मुइचिरो ने छड़ाने की कोशिश की होगी। पूरी कोशिश की, चिल्लाया, पर वो खुद इतना घायल था कि हिल भी नहीं पाया। कोकोशिबो हैरान था कि गेनिया मरा क्यों नहीं। हाँ, क्योंकि वो डीमन खाता था तो उसमें थोड़ी रिकवरी थी। पर कोकोशिबो को याद आया कि 300 साल पहले भी ऐसा एक बंदा था, पर वो ऐसे कटने पर मर गया था। तो कोकोशिबो ने क्या सोचा? उसने सोचा शायद गला काटना पड़ेगा, ऐसे नकली डीमंस को घूमने नहीं दे सकता। वो तलवार उठाता है गेनिया का सिर काटने के लिए, और तभी एक जोरदार हवा का झोंका, विंड हाशिरा, सानेमी शिनाजुगावा। सानेमी आ गया अपने भाई को बचाने। हाँ, आते ही विंड ब्रीदिंग फोर्थ फॉर्म, राइजिंग डस्ट स्टॉर्म, हवा का बवंडर जिसने कोकोशिबो को पीछे हटने पर मजबूर किया। सिर काट देगा। बिल्कुल। और फिर उसने अपने भाई गेनिया को देखा जो जमीन पर कटा पड़ा था, खून में लथपथ। उसने गेनिया से क्या कहा? आवाज में गुस्सा होगा? गुस्सा और दर्द दोनों। कहा, तुमसे बेवकूफ भाई मैंने आज तक नहीं देखा। तुम्हें पता है मैंने अपनी माँ को क्यों मारा? सिर्फ इसलिए ताकि तुम लोग जिंदा रह सको। हो, ये सुनकर गेनिया को तांजीरो की बात याद आई होगी। हाँ, कि सानेमी उससे नफरत नहीं करता। और उस पल गेनिया को समझ आया उसका भाई उससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। उसका गुस्सा सिर्फ चिंता थी। फिर सनेमी ने क्या कहा? उसने कहा, मैं बस चाहता था कि तुम एक नॉर्मल जिंदगी जियो, शादी करो, बच्चे हों, बूढ़े हो जाओ, वो प्यार दो जो तुम हमें नहीं दे पाए। लेकिन गेनिया ने डीमन स्लेयर बनने का रास्ता चुना। हाँ, अपने भाई की इच्छा के खिलाफ। और फिर सनेमी ने घोषणा की, क्या? लेकिन अब जो भी हो, मैं किसी भी डीमन को, चाहे वो अपर मून 1 ही क्यों ना हो, अपने छोटे भाई को हाथ नहीं लगाने दूंगा।